जय हिंद यारो, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अफेयर्स में। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं जो मैंने एक कड़ी शुरू की थी, जो कि क्या है, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। यानी बेसिकली अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो यहाँ मैंने पहले ही लिख दिया है रिप्रोडक्शन क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। यहाँ मैं बच्चे से क्लियर कर दूं कि यहाँ मैं ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं सिर्फ और ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जितने भी जीव जंतु हैं इस दुनिया में रिप्रोड्यूस करते हैं, मैं उन सभी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक चलने वाला है वो चलने वाला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद ही हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बातें। तो यहाँ जान लेते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, जहां पे यूनिपेरेंटल हो। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई बार कंफ्यूज कर देता है कि एकदम सेक्स इसमें इन्वॉल्व भी नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे यूनिपेरेंटल होता है, या तो वो फीमेल है या तो मेल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल है ही नहीं, कुछ तो होगा ही, ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। दूसरी बात, नो गैमेट फॉर्मेशन, यानी गैमेट जिससे क्या कहते हैं बच्चे बनते हैं, या जो सेल है जिससे बच्चा बनेगा वो फॉर्मेशन नहीं होता। जैसे अगर इंसानों की बात करें तो गैमेट फॉर्मेशन होता है, जैसे ओवम है और स्पर्म है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पाया जाता, ठीक है। तीसरी बात, ऑफ स्प्रिंग्स आर सिमिलर एनफ टू पेरेंट्स, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें जो बच्चे होते हैं, यानी ऑफ स्प्रिंग्स जो निकल के आ रहे हैं, ये अपने पेरेंट्स से बिल्कुल हूबहू उनकी नकल होते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो अंतर आ ही जाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ अंतर तो आ ही जाता है। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है वो है फिजन। तो हम शुरू हैं, हम तैयार हैं इस टॉपिक को शुरू करने के लिए, जो कि हमारा टॉपिक है फिजन। और ये फिजन भी दो तरीके का होता है, एक तो होता है बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन। चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। हम पहला जो टाइप आ गया हमारे पास वो है फिजन। फिजन यानी खंडन। अगर हम बात करें टाइप 1 की, FISSION फिजन, इसे बोला जाता है खंडन। यानी खंड का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, यानी टुकड़े टुकड़े हो जाना, ठीक है, टुकड़े टुकड़े हो जाना। और ये अब किसमें देखने को मिलता है, ये किसमें देखने को मिलता है, ये मिलेगा देखने के लिए किसमें, कि यूनिसेल्यूलर जो ऑर्गेनिज्म होंगे, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होंगे, यानी एक कोशिकीय जीव होगा। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय जीव, ठीक है, एक कोशिकीय जीव है। उसके बाद हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा कि हमने जो बताया कि क्या कहते हैं, फिजन दो तरीके का होता है, एक तो बाइनरी और एक होता है मल्टीपल। तो यहां जो हम बात करेंगे ये सारी बात चलेगी बाइनरी की, बाइनरी फिजन, यानी बात हो रही है द्विखंडन की। बाइनरी का मतलब दो, द्विखंडन। यहां बात चलेगी मल्टीपल, यानी बहुत सारे खंड होंगे, मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन, ठीक है। अब बाइनरी फिजन में क्या होता है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो आप लोग हमेशा पढ़े रहते हैं वो है, एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें, अमीबा, अमीबा एंड लेशमेनिया, LEISHMANIA, लेशमेनिया, ठीक है। लेशमेनिया से एक बीमारी होती है,
ठीक है, एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है काला अजहर। काला अजहर ये बीमारी होती है। अब जरा हम जान लेते हैं अमीबा में जो फिजन हो रहा है किस तरीके से हो रहा है। तो अमीबा का कोई स्ट्रक्चर जो है एकदम डिफाइंड नहीं है, ठीक है, अमीबा का स्ट्रक्चर एकदम डिफाइंड नहीं है। और ये है इसका न्यूक्लियस। अब इसमें धीरे धीरे क्या होगा, ये दो हिस्सों में बटेगा, ठीक है, ये दो हिस्सों में बटेगा। ये अचानक से नहीं हो रहा है कुछ भी, ये धीरे धीरे हो रहा है। पहले लेंथ इनकी एकदम फैलती जाती है, फैलती जाती है, फैलती है, अचानक से क्या होता है, ये दो हिस्सों में बट जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर एक यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये अगर दो अलग अलग भागों में टूटा है, अलग अलग भागों में टूटा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डीएनए तो आधा आधा बट जाएगा, है ना। होना तो यही चाहिए, डीएनए आधा आधा या न्यूक्लियस जो है आधा आधा बट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता कि ये जब डिवाइड हो रहा होता है, डिवाइड होने से पहले जितने भी पार्ट्स हैं इसके, उसकी अपनी एक कॉपी बनाता है। जैसे ये डिवाइड होने वाला है, तो इसी न्यूक्लियस में क्या होगा, इसी में ही क्या होगा, एक और न्यूक्लियस सेम टू सेम टाइप का हो जाएगा, ठीक है, ताकि जब ये खिंचाव हो इसके अंदर, जब ये टूटेगा, दो भागों में फिजन करेगा यानी टूटेगा, ठीक है, तब प्रॉपर से एक न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस यहाँ पे आ जाए, ठीक है, एक न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे कोई बहन भाई का रिश्ते जैसा नहीं है कि पापा ने 100 रुपए दिए हैं, 50-50 रुपए बांट लेते हैं। क्यों, अगर यहाँ पे न्यूक्लियस आधा पहुंचेगा तो यानी डीएनए यानी क्रोमोसोम जो भी चीजें हैं वो सब के सब आधी आधी पहुंची हैं, तो आधे से कोई काम नहीं बनेगा, यानी सेल का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक बात यह है कि अमीबा में जो फिजन होता है ये कैसे भी हो सकता है, कोई सिमेट्री नहीं है यहाँ पे, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, उसी हिसाब से न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड कर लेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं लैशमैनिया की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं लैशमैनिया की, तो इसमें क्या होता है कि ये कुछ इस तरीके का जीव होता है, ठीक है, इस तरीके का जीव होता है ये, और इसकी ऐसे मूंछ निकली रहती है, ठीक है, ये है लैशमैनिया। अब ये जो मूंछ जैसा संरचना निकली रहती है इसे कहते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला जो इसको मूवमेंट में बहुत ज्यादा मदद करता है। अब ये होगा क्या, धीरे धीरे ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाते जाएगा, ठीक, और ये जो इसकी ये फ्लैजिला निकली हुई थी, यहाँ पे एक छोटा सा और फ्लैजिला डेवलप हो जाएगा, ठीक है, ये एक ऐसा फ्लैजिला और डेवलप हो जाएगा। तीसरी जो कंडीशन पहुंच जाएगी, यहाँ पे क्या होगा, फ्लैजिला प्रॉपर डेवलप हो चुका होगा, फ्लैजिला प्रॉपर डेवलप हो चुका होगा, और यहाँ पे क्या है, ऐसा एक और स्ट्रक्चर बनने लगेगा, ऐसा एक और स्ट्रक्चर बनने लगेगा, ठीक है। और जो इसके बाद वाला जो स्ट्रक्चर आएगा उसमें क्या होगा, ये दो अलग अलग फ्लैजिला बन चुके होंगे, यानी एक ये और एक ये, दो अलग अलग चीजें बन चुकी होंगी। यानी लैशमैनिया का क्या था, आपने देखा अमीबा में कोई भी सिमेट्री नहीं होती, किसी भी लेवल पे वो ब्रेक डाउन हो सकता है यानी फिजन हो सकता है। यहाँ क्या है कि ऐसे ब्रेक डाउन होना है कि फ्लैजिला एक पार्ट में जाए ही जाए, यानी ये कैसी सिमेट्री बना रहा है, वर्टिकल सिमेट्री बना रहा है, ठीक है, ऐसे ही होगा, ठीक है। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि अमीबा नहीं है। तो यहाँ एक ऑर्गेनाइज तरीके से ही न्यूक्लियस का विभाजन यानी डिवीजन हो सकता है, वरना ये आगे जाके लैशमैनिया नहीं कहलाएगा, हो सकता है ये लाइव भी ना रहे, जिंदा भी ना रहे, ठीक है। लैशमैनिया से एक बीमारी होती है जिसका नाम है काला अजहर, ठीक है, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपने देखा अमीबा और लैशमैनिया के बारे में जो कि फिजन के अंडर में आ रहा है। अब हम बात करते हैं मल्टीपल फिजन में। मल्टीपल फिजन में आप मॉस्किटो को तो जानते ही होंगे, मॉस्किटो।
मॉस्किटो का एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये मल्टीपल फिजन करता है। मल्टीपल फिजन कैसे, मैं आपको बताता हूं मल्टीपल फिजन कैसे करता है। ये मल्टीपल फिजन कुछ इस तरीके से करता है कि ये एक सेल है और सेल के अंदर सिर्फ एक ही प्लाज्मोडियम है। ये एक प्लाज्मोडियम है, ठीक है। कुछ टाइम बाद की अगर मैं स्ट्रक्चर देखूंगा इसका, तो इसके अंदर ढेर सारे प्लाज्मोडियम बन चुके होंगे, ठीक है। ढेर सारे प्लाज्मोडियम बन चुके होंगे। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो सेल लेयर है, ये सेल लेयर खुल जाएगी। ये सेल की जो लेयर है, ये जिसमें ये बंधे हुए हैं सारे के सारे, ये खुल जाएगी। अलग अलग प्लाज्मोडियम हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अलग अलग प्लाज्मोडियम हमें देखने को मिलेगा। इसमें क्या था, यानी अमीबा और लेशमैनिया के केस में क्या था कि एक ही सेल है, ये सेल दो भागों में डिवाइड हो गई। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सेल एक ही थी, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर थी, ठीक है। मेम्ब्रेन के अंदर में थी और अंदर ही अंदर ये डिवीजन इनका होता गया। एक ऐसा टाइम आया जब ये डिवीजन बाहर निकल के आ गया, जिसे हम क्या बोल दे रहे हैं, मल्टीपल फिजन हुआ है। मल्टीपल फिजन हुआ है, ठीक है, जिसके जरिए आपको इतने सारे प्लाज्मोडियम देखने को मिले हैं, ठीक है। और प्लाज्मोडियम खासकर मच्छर के अंदर पाया जाता है, यानी मॉस्किटो के अंदर पाया जाता है, और मच्छर से बहुत सारी बीमारी फैलाने के काम आते हैं प्लाज्मोडियम। और ये सेम अपनी बॉडी में यही सारी रिएक्शंस हो रही होती हैं, तभी हमें क्या कहते हैं, बहुत सारी बीमारी हो जाती है, जैसे मलेरिया, डेंगू या फिर चिकनगुनिया जैसी बीमारियां इनसे पैदा हो जाती हैं, ठीक है। तो होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इससे नेक्स्ट हम बात करेंगे, इससे हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, बडिंग के बारे में। नेक्स्ट वाला जो हिस्सा है वो है बडिंग। तो मैं इसे मिटा देता हूं। तो अब हम शुरू करते हैं बडिंग, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं बडिंग। बडिंग को हिंदी में अगर बोला जाए, पार्ट नंबर 2 जो कि है बडिंग, बडिंग को बोलते हैं मुकुलन। मुकुलन, मुकुलन, ठीक है। इसका जो स्पेशली एग्जाम्पल बोला जाता है, स्पेशल एग्जाम्पल जिसे हम बोल देते हैं, वो बहुत ही ज्यादा तौर पे हम एक ही चीज को लेके चलते हैं। वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा और ईस्ट दो चीजें हैं, एक हाइड्रा एक ईस्ट। अगर हम इसकी बात करें, दे ग्रो थ्रू बड develop from their parents, यानी उनके पेरेंट के जरिए जो बर्ड का डेवलपमेंट हुआ है, उसी से ही ये क्या होंगे, डेवलप हो जाएंगे। जैसे हम बात कर लेते हैं हाइड्रा, हम हाइड्रा की बात करते हैं। हाइड्रा क्या है, पानी में रहने वाला एक जीव है, जिसकी ऊंचाई या हम हाइट वगैरह बोलें तो 1 से 2 सेंटीमीटर ही होती है, ठीक है। ये कुछ ऐसा बना रहता है, ये कुछ ऐसा बना रहता है, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट वाले चित्र में हम क्या देखेंगे, डायग्राम में, तो इसमें बर्डिंग हो चुकी होगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा ये एक छोटी सी बर्डिंग हो गई है। अब ये बर्डिंग क्या होती है, धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, ठीक है। ये जो बर्डिंग है धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी। एक ऐसा टाइम आता है कि ये बर्डिंग अपने आप में ही बड़ी हो जाती है। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, उस बर्डिंग के जरिए, यहाँ पे हम देखते हैं उस बर्डिंग के जरिए एक नया
ये पहले वाला था और ये दूसरा है। एक नया हमें क्या मिला है, हाइड्रा मिला है। यानी एक हाइड्रा से बर्ड निकलते, जिसे अगर हम हिंदी में बोलें तो जैसे आलू के अंदर आंखें निकल आती हैं, यानी आंखें निकल आना, एक तरीके से ये है आंखें निकल आना, जिसे हम बर्डिंग बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम बर्डिंग बोल देते हैं। और यही काम ईस्ट में भी हो रहा होता है। ईस्ट की अगर हम बात करें, जिसे खमीर बोलते हैं, इसके अंदर भी सेम चीजें हो रही होती हैं। अब यहां से इसका क्या कहते हैं, एक बर्ड निकल आता है। अब यही बर्ड धीरे धीरे डेवलप होता जाता है, थोड़ा और बड़ा होता है। ठीक है, थोड़ा और बड़ा होता है। अगली बारी में क्या होगा, इस बर्ड के साथ एक, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 ईस्ट बन गए। ठीक है, 2 ईस्ट बन गए। तो ये था बर्डिंग। अब आगे के लिए हम चलते हैं। अब हमें पढ़ना क्या पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। स्पोर यानी हो जाता है छोटे छोटे छेद जैसी संरचना। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन यानी स्पोर्स का मतलब एक छोटी छोटी संरचना। अब ये होता क्या है, कैसे होता है, ये मैं आपको बताता हूं। तीसरी जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, जिसे आप स्पोरोजेनेसिस बोल सकते हैं, स्पोरोजेनेसिस बोल सकते हैं। ठीक है, ये होता क्या है। अब नाम सुन के थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ये स्पोर वगैरह ये सब क्या चीजें हैं, तो मैं आपको बता दूं, स्पोर फॉर्मेशन कुछ और नहीं है बल्कि ब्रेड के ऊपर जो मोल्ड लग जाता है, जो कवक लग जाता है, उसमें से जो उत्पन्न होता है, क्या एक ऑर्गेनिज्म उत्पन्न होता है, उसी को ही हम स्पोर फॉर्मेशन बोल देते हैं। अगर मैं ऐसा मान के चलूं कि ये है एक ब्रेड स्लाइस, ठीक है, ये क्या है, ब्रेड स्लाइस है, यानी एक ब्रेड का टुकड़ा। अब इसके ऊपर क्या होगा, धीरे 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 एक मोल्ड उगने लगेगा, यानी कवक उगने लगेगा मशरूम की तरह, छोटा छोटा। ठीक है, इसे बोल देते हैं हाइफी। अब ये जो वाला हिस्सा है, इसके अंदर छोटे 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 बीज जैसी संरचना होती है, यानी सीड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसी को ही हम स्पोर्स बोल देते हैं, इसी को ही हम स्पोर्स बोल देते हैं। और इसे वैसे देखा जाए स्पोरेंजियम बोल दिया जाता है, स्पोरेंजियम बोल दिया जाता है। अब होता क्या है, मुद्दे वाली बात क्या है कि जब ये तभी दिखता है जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, वैसे नहीं दिखता है। ठीक है, जब आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स निकल रहे होते हैं इसके अंदर से बड़े होने के लिए। अब ये क्या है कि इसके अंदर जो स्पोर्स है, ये बाहर एक सेल वॉल होती है, सेल वॉल बोलो या नॉर्मली वॉल बोलो। जैसे ये ह्यूमिडिटी के संपर्क में आती है, यानी जहां आपको ह्यूमिड क्लाइमेट मिलेगा, तो उससे जब अटैच होगी, तब ये क्या करते हैं, स्पोर की ये जो वॉल है, ये वॉल टूट जाती है और सारे के सारे स्पोर्स बिखर जाते हैं। और जहां जहां ये स्पोर्स गिरते हैं, वहां वहां एक नया मोल्ड बन के तैयार हो जाता है, नया कवक बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, जिसे आप फंगस भी बोल सकते हैं, जिसे आप फंगस भी बोल सकते हैं, ये नया कवक बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, ये इतनी सी ही बात थी स्पोर फॉर्मेशन में। यानी सबसे पहले मोल्ड बनेगा, यानी ब्रेड के ऊपर कवक। ठीक है, ब्रेड के ऊपर कवक बनेगा। उसके बाद उसकी एक जो टहनी जैसी संरचना है, हाइफी बनेगा, जिसे हाइफी बोल देते हैं। उसके बाद वॉल के अंदर में तीसरी चीज क्या है, स्पोर्स आर प्रेजेंट इन द वॉल, यानी भित्ति के अंदर स्पोर्स होते हैं।
और जैसे ही ये भित्ति संपर्क में आती है नमी के, तो ये भित्ति टूट जाती है और ये नए कवक बन के यहाँ से पैदा हो जाते हैं। ठीक है, होप सो आप लोगों के समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।